साथियों, कैसे हैं आप सभी? भाई उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमने शुरुआत की है और वैसे मैं बहुत सारी जगह ट्रिक का यूज करता हूं मेरे साथियों, पर मैंने इसलिए नहीं किया कि भाई शुरू में आपको कोई चीज हल्की लगे फिर आपको लगे यार ये तो बाद वाली मुश्किल थी। तो थोड़े से मुश्किल टॉपिक से ही हमने शुरुआत की है, ठीक है। चलिए, तो ये दूसरी क्लास में ही और एक बहुत बेहतरीन सी प्रैक्टिस साथ साथ कराएंगे। ये हमने पहली बार ही किया है शायद, कि जब हमने एक प्रैक्टिस बैच भी दिग्विजय सर के कद के टीचर को दिया है, यानी बहुत बेहतरीन हमारे अध्यापकों में वो गिने जाते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा। ये टाइम टेबल आपको हम 2 दिन से बता रहे हैं, तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, पर क्योंकि आपको बैच कैसे लेना है ये आपको पता होना ही चाहिए। आप जाएंगे, हमारी ऐप खोलेंगे रोजगार विद अंकित, वहां ये 3 आपको मिलेंगे भाई पॉइंट से, और इनमें नीचे बाई नाउ है। बाई नाउ में 999 दिखाएगा, यहां अप्लाई कूपन नाम से आएगा। अप्लाई कूपन पे आप टिक करोगे और इसमें डाल दोगे SSC 20। इसे होते ही अपने आप ही बेटा ये 799 का हो जाएगा। अगर आपने ये नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, ये बाय डिफॉल्ट बेटा प्रैक्टिस के बारे में आपको अपडेट किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर नहीं है तो डल जाएंगी, वो बुक डल जाएंगी, अभी बहुत जल्दी डल जाएंगी, है ना। चलिए, तो ये अगर आपने नहीं किया तो आपके 200 रुपए फालतू कट जाएंगे और हमें आपका कोई रुपया फालतू नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए, तो शुरू कर देते हैं। शास्त्रीय नृत्य, इसे शुरुआत में बस 10-15 मिनट का टॉपिक रहेगा, उसके बाद हम दूसरी जो हमारा टॉपिक है, एक छोटा टॉपिक है, उसके साथ मैंने मर्ज कर दिया है। तो चले, अब तैयार हैं आप लोग? सबसे पहले मुझे बताओ, एकाहार्य नाम की एक शब्दावली बताई थी मैंने आपको। एकाहार्य, एकाहार्य का संबंध किस नृत्य से है? कल का, हाँ बेटा, नोट्स के लिए मैं कल या परसों में एक क्लास ही लेके आऊंगा बेटा, छोटी सी, इसलिए यहां पे नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। आपको बनाना है वो तो आपकी मर्जी है बिल्कुल। एकाहार्य मैंने पूछा है, एकाहार्य भरतनाट्यम, 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 बहुत बेहतरीन। एकाहार्य का संबंध जब एक ही कलाकार विभिन्न भूमिकाओं को निभाता है, यानी वो ये रोल भी प्ले कर रहा है, ये रोल भी प्ले कर रहा है, ये रोल भी प्ले कर रहा है, तो उसे एकाहार्य कहा जाता है। क्या मंदिरों का नृत्य भी यही है? बस 2 मिनट में एक रिकैप घुमाता हूं मैं आपको। मंदिरों का नृत्य भी है, हाँ जी, मंदिरों का भी है। क्या इसी को सादिर नाम से भी जाना जाता है? क्या इसी पे अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था? क्या 1910 में लगाया था? क्या ओडिसी नृत्य महरियों द्वारा किया जाता है? क्या ओडिसी नृत्य जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? जल तत्व मैंने कल आपको बताया था, क्योंकि भैया जल उड़ जाता है, जल उड़ जाता है, इसलिए ओडिसी जो डांस है जल तत्व का। क्या भरतनाट्यम शैव धर्म से जुड़ा हुआ है, शैविज्म को प्रमोट करता है? क्या बेटा जो मणिपुरी है, मैंने उसके 2 भाग बताए थे, जागोई और चोलम। क्या मैंने उसकी 3 स्टाइल यानी 3 शैलियां बताई थी? संकीर्तन, रासलीला, तीसरा लाई हरोबा, ये 3 स्टाइल मैंने बताई आपको, ठीक है। तो जब भी आप अगली क्लास शुरू करेंगे, हम ये नियम बनाएंगे आज से, ये मैंने आज करवा दिया है, हो सकता है मैं हमेशा ना करवाऊं, तो आपको ये नियम बनाना है कि जब भी हम नेक्स्ट क्लास लेंगे उससे पहले एक ओवरव्यू हम पुरानी क्लास का करेंगे। और ये कौन कौन मुझे वादा कर रहा है, एक बार वो मुझे थम्स अप करेगा। हम चलते हैं आगे। तो हमने देखे थे डांस। कथक बेटा उत्तर प्रदेश, और कथक से उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत 2 तरह से इसका बेटा ऑप्शन आता है, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत, ठीक है। और सीधे सवाल आता है, इनमें से कौन से नृत्य का संबंध नॉर्थ इंडिया से है? किससे है बेटा? तो नॉर्थ इंडिया से इनमें से कौन से नृत्य का संबंध है, ये सीधे सीधे पूछा जाता है। सवाल दूसरा क्या पूछा गया है कई बार एग्जाम में, कि भाई ये नटवरी जो है ये कौन से नृत्य का दूसरा नाम है? तो नटवरी बेटा कथक का ही दूसरा नाम है। कथक का ही दूसरा नाम क्या है? नटवरी है। और कथक भी किस पर आधारित है? तो मेरे शेरों,
कथक भी आधारित है किस पर? राधा कृष्ण की कथाओं पर, राधा कृष्ण की कथाओं पे। मणिपुरी की जो एक शैली थी वो खास तौर पर राधा कृष्ण पर आधारित है। हां या ना में बस जवाब देना है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो शैली रासलीला थी। मणिपुरी की वो स्टाइल रासलीला है जो राधा और कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। बताइए मुझे, तो कथक नृत्य किस पर आधारित है? राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। ठीक है, चलिए, ये बेस्ड ऑन किस पे है? तो ऑन द स्टोरीज ऑफ राधा एंड कृष्णा। इसमें कहानी सुनाने के लिए बेटा नृत्य का प्रयोग किया जाता है और इसे पढ़ंत कहते हैं। यहां से सवाल ज्यादा नहीं बना है, यहां से नहीं बना इस पॉइंट से, तो आपको एक सिंगल रिवीजन इसका मार लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कथक के घराने पूछे जाते हैं, सवाल कैसे आएगा? इनमें से कौन सा कथक का प्रसिद्ध घराना है? इस तरह से आएगा। यह ध्यान रखना है बेटा, इनमें से कौन सा कथक का प्रसिद्ध घराना नहीं है। दो तरह से पूछेगा। तो लखनऊ घराना कथक का प्रसिद्ध घराना है, जो जयपुर घराना है वो भी बेटा, बनारस घराना भी, और रायगढ़ घराना भी। रायगढ़ यानी 2 यूपी में है। बेशक ये नॉर्थ इंडिया का ही है, पर इसे सिखाने वाली जो प्रमुख जगह हैं 4, उनमें से 2 तो बेटा कहां हैं? 2 यूपी से बाहर हैं। और वो कौन कौन से घराने हैं? सीधे सीधे पूछा जाएगा। लखनऊ घराने का संबंध कथक, जयपुर घराना, बनारस घराना, रायगढ़ घराना। सवाल पूछेगा इनमें से कौन सा कथक का घराना है, तो कोई एक इनमें ऑप्शन में मिलेगा, या सारे ऑप्शन में ही ये मिलेंगे, या सारे ऑप्शन में ही आपको ये मिलने वाले हैं। ठीक है मेरे शेरों, चलो ये सवाल आता है सीधे सीधे कि कथक की शास्त्रीय शैली जो है उसको 20वीं शताब्दी में किसके द्वारा पुनर्जीवित यानी रिवाइव किया गया? जो कथक की स्टाइल है, जो कथक की बेटा स्टाइल है, वो 20th सेंचुरी में किसके द्वारा रिवाइव की गई, फिर से पुनर्जीवित की गई? तो लेडी लीला सोखे के द्वारा। और सवाल यह भी बनता है कि लेडी लीला सोखे का संबंध किससे है? लेडी लीला सोखे का संबंध किससे है मेरे शेरों? सवाल यह भी बनेगा। क्या बनेगा? लेडी लीला सोखे का संबंध किससे है? ठीक है, तो दोनों आप बता दोगे। मुगल परंपरा पर आधारित है इसका वर्तमान स्वरूप, जो मुगल ट्रेडिशन है। अब क्यों है बताओ? क्योंकि बेटा मुगल ट्रेडिशन पे इसलिए है क्योंकि मुगलों ने इसको संरक्षण दिया था। मुगल इसके पैट्रॉन रहे हैं। क्या रहे हैं बेटा? मुगल ने इस डांस को पैट्रोनेज दी है, संरक्षण दिया है। ठीक है, तो इसीलिए ये मुगल परंपरा पर आधारित कौन सा माना जाता है? वैसे भी देखो, मुगल ना नॉर्थ ईस्ट में पहुंचे हैं, ना मुगल नीचे ज्यादा पहुंचे हैं साउथ में, तो वो संरक्षण भी किसको दे सकते हैं? वो उसी नृत्य को दे सकते हैं बेटा। किसको दे सकते हैं? जो नॉर्थ इंडिया में हो। इसीलिए नॉर्थ इंडिया का डांस है। और उसमें एक नाम आता है खास तौर पे, जिन जिनको पहले से पता था वो बताना। क्या नवाब वाजिद अली शाह को कथक के संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है? क्या एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति है जिन्होंने कथक को पैट्रोनेज दी है, जिन्होंने कथक को पैट्रोनेज देने का काम किया है? तो बेटा वो कौन है? नवाब वाजिद अली शाह। ये सवाल मैं आपको बार बार बताऊंगा, बार बार बताऊंगा। इनमें से सबसे ज्यादा जो सवाल आते हैं, देखो सबसे ज्यादा कथक का दूसरा नाम नटवरी, कथक का संबंध नॉर्थ इंडिया से है, ये दूसरा सवाल यहां से पूछा जाता है। राधा कृष्ण की कथाओं पर है, ये भी पूछा जाता है बेटा। इसके अलावा इसके घरानों से सवाल आता है, बल्कि मैं कहूं घराने सबसे महत्वपूर्ण है इसके। तो इनमें से कौन सा कथक का घराना है या नहीं है? तो ये 4 घराने आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। लखनऊ घराना, जयपुर, बनारस, रायगढ़। लखनऊ, जयपुर, बनारस, रायगढ़। ठीक है, चलिए। कथक की जो शास्त्रीय शैली है 20वीं शताब्दी में किसके द्वारा
पुनः रिवाइव की गई, यानी फिर से जीवित की गई, फिर से रिवाइव की गई, तो बेटा याद रखना है लेडी लीला सोखे। और मुगलों ने किस नृत्य को संरक्षण दिया, ये सारे के सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए अब यहां देखिए सत्रिया। सत्रिया की खोज बेटा कब हुई है? सबसे पहले सवाल आता है कि सत्रिया कहां का डांस है? सत्रिया बेटा असम का है, और यह आप पूरी स्टैटिक जीके में 200 बार सुनोगे, इसलिए इसको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अभी याद होना चाहिए, होता रहेगा। सत्रिया की खोज लगभग कब हुई? तो याद रखना है जैसे भरतनाट्यम 2000 साल पुराना है, भरतनाट्यम 2000 साल पुराना डांस है, और नाट्य शास्त्र में मिलता है उसका वर्णन हमारे पंचम वेद में, भरत मुनि जी द्वारा लिखे हुए में। ऐसे ही सत्रिया जो है ये डिस्कवर किया गया था अबाउट 500 ईयर्स अगो बेटा। और याद रखना है फिर सीधे पूछा जाता है हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्रिया? तो बेटा श्रीमंत शंकर देव। श्रीमंत शंकर देव कौन है? श्रीमंत शंकर देव अ ग्रेट वैष्णव सेंट, यानी कि 15वीं सदी में, तभी तो 500 साल पुराना है, तभी तो 15वीं सदी में पहुंचेंगे हम। 500 साल पुराना है तभी तो ध्यान रखना है बेटा 15वीं सदी में पहुंचेंगे। तो 15वीं सदी में यानी 15th सेंचुरी में एक महान वैष्णव संत थे। कौन थे? ग्रेट वैष्णव संत, उनका नाम था श्रीमंत शंकर देव। तो कब से क्या पूछ लेगा? श्रीमंत शंकर देव किस प्रकार की परंपरा को मानते थे? शैव धर्म को, शैविज्म को, या वैष्णव को? तो आपको पता होना चाहिए कि भैया ये वैष्णव से संबंधित है, ये वैष्णव परंपरा से संबंधित है, ये वैष्णव संत हैं। ठीक है, अब ये खोज तो हो गई 500 साल पहले, पर क्योंकि 500 साल पहले तो हमारी संगीत नाटक अकादमी नहीं थी, तो इसको जो दर्जा दिया गया है किसका? शास्त्रीय नृत्य का, ये बेटा 2000 में इसको क्लासिकल डांस की कैटेगरी में शामिल किया गया है, इंक्लूड किया गया है सन 2000 में। और यहां से सवाल बनता है कि सत्रिया को क्लासिकल डांस कब डिक्लेयर किया गया था? और आपको पता है कौन करता है? संगीत नाटक अकेडमी। कौन करता है? संगीत नाटक अकेडमी। तो सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा। इसका एक मतलब क्या हो जाएगा कि ये तो सबसे नया डांस है। सी भैया ये तो सबसे नया डांस है इसका मतलब, क्योंकि आपने बताया था सबसे पुराना भरतनाट्यम, और ये तो अभी बस 26 साल पहले ही शामिल हुआ है। ये होता आया है 500 सालों से, पर इससे वो दर्जा प्राप्त नहीं था, इससे वो बेटा स्टेटस नहीं मिला हुआ था क्लासिकल डांस का, और वो मिला है मेरे शेरों सन 2000 में। कहां पे मिला है? सन 2000 में। तो इससे ये सबसे न्यू है, यानी सबसे नया, सबसे नया नृत्य जो है, नया नृत्य। और नृत्य कैसा? क्लासिकल डांस। तो सबसे नया क्लासिकल डांस है बेटा सत्रिया। तो इससे 3-4 सवाल बनेंगे। खोज लगभग कब हुई? 500 साल पहले। किस राज्य का है? असम का है। संस्थापक कौन है? श्रीमंत शंकर देव। श्रीमंत शंकर देव लगभग कब जीवित थे? तो बेटा याद रखना है ये लगभग 15वीं शताब्दी में इनका जीवन काल था, और ये वैष्णव संत थे। सतारा नाम के मठ थे, मठ। तो मठों में इसका क्या किया गया है बेटा? विकास हुआ है। सतारा, इसीलिए इसको सत्रिया बोल देते हैं, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? सत्रिया बोल देते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये सीधे सीधे सवाल, मैंने सवाल भी लिख लिया है कि किस तरह से सवाल पूछा जाएगा। बेटा असम के वैष्णव मठों में कौन सा नृत्य विकसित हुआ? यानी असम की वैष्णव मोनास्ट्रीज जो हैं, उन मोनास्ट्रीज में बेटा कौन सा डांस डेवलप हुआ है? तो सीधे सीधे आएगा सत्रिया हुआ है। अब अंकिया नाट का संबंध किससे है? सीधे सीधे पूछा जाता है। अंकिया नाट इसी से संबंधित है, वो सत्रिया नृत्य से ही संबंधित है अंकिया नाट, और सीधे सीधे पूछा जाता है बेटा वो भी सत्रिया से है। और एक भोनाया भावना, भोनाया भावना, देखो भोनाया भावना जुड़ा हुआ है अंकिया नाट से, और अंकिया नाट जुड़ा हुआ है किससे? सत्रिया से।
ये सीधा पूछा जाता है। भावना का संबंध असम, भावना का संबंध अंकिया नाट, अंकिया नाट का संबंध असम, और अंकिया नाट का संबंध सत्रिया। दोनों तरह से पूछा जाता है। और बेटा अंकिया नाट कैसा नाटक है? वन एक्ट प्ले। यह भी सवाल आ सकता है कि अंकिया नाट जो है ना एक नाटक है, पर वो कितने अंकों में है? आपने देखा होगा ना, आपने अगर कोई नाटक पढ़े ना तो उनमें अलग अलग कि भाई इसका पहले एक्ट में ये हो रहा है, दूसरे एक्ट में ये हो रहा है, तीसरे एक्ट में ये हो रहा है। ये वो अलग अलग एक्ट में होता है ज्यादातर, यानी कई बार में होता है। वो एक बार कहीं और का चित्र चल रहा है, दूसरी बार कहीं और की बैठक दिखा देंगे, तीसरी बार कहीं और की बैठक दिखा देंगे। जैसे कोई पुराना है, मान लो कि भैया कौन सा दरबार सजा हुआ है, चंद्रगुप्त जी का दरबार सजा हुआ है, और भैया वहां पे कौन बैठे हुए हैं, चाणक्य। एक तो इस तरह का, दूसरा एक साथ वो कहीं और का दिखाएंगे बाद में। तो वो मतलब होता है अलग अलग एक्ट हो जा, यानी उसके भाग मान सकते हो आप, उसे भाग मान सकते हो। तो ये सवाल पूछा है एसएससी ने कि अंकिया नाट किस प्रकार का नाटक है? एकांकी, एक ही अंक का, यानी वन एक्ट प्ले। भैया शुरू होगा और फिर सीधा खत्म होगा, शुरू होके सीधा खत्म होने वाला है। तो संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 9 नहीं है बेटा अजय कुमार, ये आप गलत कह रहे हो। संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार कितने हैं? 8 ही डांस है। ठीक है, चलिए। तो अंकिया नाट का संबंध सत्रिया से सीधे सवाल आया हुआ है। अंकिया नाट कैसा नाटक है? तो ये बेटा वन एक्ट प्ले यानी एकाकी नाटक है। और भोना का संबंध किससे है? तो भाई अंकिया नाट से है। ठीक, अब एक चीज और है, किसी भी नृत्य को करने के लिए बेटा शरीर मजबूत होना चाहिए। तो शरीर मजबूत होगा व्यायाम से। तो अलग अलग डांस में अलग अलग एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, कोई कुछ करवा लेता है, कोई कुछ, क्योंकि डांस में भी बेटा बहुत मजबूती चाहिए शरीर के लिए। ये नॉर्मल वाला डांस नहीं है, ये एक तरह की साधना है, नियम कायदे कानून इनके बने हुए हैं। तो बेटा जो सत्रिया है, सत्रिया में शरीर को मजबूत बनाने के लिए, ताकि डांस किया जा सके, ताकि शरीर में वो क्षमता आए कि उस नृत्य को किया जा सके, तो बेटा माटी अखोरा होता है। और माटी अखोरा का मतलब है मिट्टी पर व्यायाम, यानी एक्सरसाइज ऑन सॉइल। और ये सीधे सवाल आता है कि माटी अखोरा का संबंध किससे है? तो माटी अखोरा का संबंध सत्रिया से। माटी अखोरा का संबंध किससे है? सत्रिया से। तो 3 चीज मेरे साथ गिनो, भोना या भावना ये भी बेटा असम का है, अंकिया नाट असम का है, और बेटा याद रखना है माटी अखोरा का संबंध भी असम से है। माटी अखोरा का संबंध भी असम से है। ठीक है, फिर यहां से सवाल आया है कि भैया इसमें भांगी किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है, जब कोई पुरुष इस डांस को करता है तो उसे भांगी कहते हैं, और स्त्री करती है तो सीमंगी कहते हैं, या सीमांगी भी बोल देते हैं। तो जब भांगी किसे कहेंगे? जब ये एक मेल के द्वारा किया जाता है। और सीमांगी किसे कहेंगे बेटा? जब ये किसके द्वारा किया जाता है? महिला के द्वारा। वैसे भी ध्यान रखो भाई, पुरुष तो भांग भी लगा लेता है ना, भांग, तो भैया भांग वाला तो पुरुष है। और सीमा नाम रहेगा लड़की का, सीमा रहेगा नाम लड़की का, तो इसको भैया सीमांगी कह देते हैं। ठीक है, इसको सीमांगी कह देंगे। और पुरुष भांग लगा लेता है तो पुरुष को बोलेंगे क्या बेटा? याद रखना है भांगी। ठीक है, और लेकिन इसमें ना नाम से ये सीमांगी नाम भी ध्यान रखना है, पर कभी कभी नाम भी गड़बड़ कर जाता है ना। जैसे उसमें चुप चुप के मूवी में राजपाल यादव शीतल से लड़ने चला गया था, आपको पता है ना, कि चलो इससे नहीं लड़ोगे पहलवान से तो शीतल से तो लड़ लोगे। राजपाल यादव बोला हाँ जी बिल्कुल लड़ लेंगे शीतल से। ऐसे देखिए, किस किसने मूवी देखी है? जल्दी एक बार थम्स अप करो अगर आपने देखी है, तो आपने देखा है ना उसे। चलिए, और सत्रिया में बोरगीत। अब सीधे सवाल क्या आएगा बेटा? बोरगीत का यूज किस में होता है? तो सत्रिया में। और यहां से भी सवाल आता है। तो ये हो जाएगा हमारा खत्म। और यहां तक मैं आपका जल्दी से एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सत्रिया की खोज लगभग 500 ईयर्स अगो। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? श्रीमंत शंकरदेव हैं। कौन है? वैष्णव संत हैं। कौन सी सदी में? 15वीं सदी में चलते थे। सबसे नया जो है बेटा, जो सबसे लेटेस्ट जो हमारा क्लासिकल डांस है, वो यही है सत्रिया। कब शामिल हुआ है सत्रिया की कैटेगरी में? 2000 में शामिल हुआ है बेटा। किसमें हुआ है? सन 2000 में शामिल हुआ है। ठीक है,
चलिए, असम के वैष्णव मठों में कौन सा नृत्य विकसित हुआ है? सत्रिया बेटा, सत्रिया। अंकिया नाट का संबंध सत्रिया से। अंकिया नाट किस तरह का नाटक है? एकाकी नाटक है, यानी वन एक्ट प्ले है, वन एक्ट प्ले। और भोना या भावना किसका भाग है? तो ये अंकिया नाट का। और माटी अखोरा का संबंध, जिसका अर्थ मिट्टी पर व्यायाम है, तो उसका संबंध भी बेटा सत्रिया से है। किससे है? सत्रिया से। भांगी बेटा पुरुष अगर डांस कर रहा है, सीमांगी अगर महिला डांस कर रही है तो सीमांगी हो जाएगी। ठीक है। और बोर गीत का प्रयोग किसमें होता है? संगीत भैया सत्रिया में। बोर गीत संगीत जो है उसका प्रयोग सत्रिया में होता है। अब यहां से मैं दो तरह की कैटेगरी बताऊंगा बेटा, जो बहुत पूछे जाते हैं और जो कभी कभी पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर रटेंगे तुरंत, और इनको क्या करेंगे? इनको आराम आराम से कर लेंगे, आराम से रिवीजन करते रहना। तो देखो, कथकली बेटा महाभारत और रामायण पर आधारित। भैया कथा कही जा रही है एक तरह से, ये मान लो। और कथा हम किसकी कहेंगे? अपने ग्रंथों की। तो महाभारत की, रामायण की, या अन्य जो बुक्स हैं हमारी, है ना, अन्य ग्रंथ जो हैं उनका भी नाम हम ले सकते हैं। अब कथकली विशेष रूप से पुरुषों के द्वारा, क्योंकि हमें पता है केरल में भैया दो डांसर दोनों बांट लिए आपस में। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है विवेक यादव जी, ठीक है बेटा। चलिए आगे की क्लास से, है ना। तो याद रखना है आपको, विशेष रूप से पुरुषों द्वारा, क्योंकि केरल में दो डांस है। मोहिनीअट्टम तो ले लिया महिलाओं ने, और बेटा ये ले लिया है कथकली पुरुषों ने। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें सीधे पूछा जाता है, इसमें कुछ क्या होते हैं? इसमें कुछ अलग अलग कैरेक्टर होते हैं बेटा कथकली में, क्योंकि कथा कही जा रही है, कथा, और कथा में अलग अलग रोल निभाए जा रहे हैं, अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा रही हैं। तो जो इसमें बेटा याद रखना है, नायक होता है, जो हीरो है इस डांस में, उसको पाचा बोलते हैं, पाचा, उसको पाचा बोलते हैं बेटा। हीरो जो है उसको पाचा बोलते हैं। और बेटा खलनायक को कहते हैं कथी, जो विलेन है उसको क्या बोलते हैं? कथी, है ना। हम कैसे याद करें कि भैया पाचा तो हमें याद हो जाएगा बाद में भी, लेकिन यार कथी खलनायक ही हो रहा है तू तो, अरे तू तो कथी खलनायक हो रहा है, तू तो मेरे भाई कथई खलनायक हो रहा है, बिल्कुल तू तो कथई खलनायक हो रहा है। एक बच्चा पूछ रहा है सर नवीन सर की रिकॉर्डिंग क्लास कब मिलेंगी? बेटा ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ये अभी मैं पूछ के बताऊंगा, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा, कल बोर्ड पीडीएफ नहीं थी ना, कल वाली बोर्ड पीडीएफ असलियत में ऐसा हुआ कि कल मुझे किसी वजह से घर से लेनी पड़ी क्लास, और मैं उसे सेव कर रहा था, वो सेव नहीं हुई। अभी आप उससे पढ़ लीजिए, मुझे वीकेंड पे टाइम मिलेगा ना, तो मैं इस वाली क्लास को देख देख के उस पीडीएफ में जहां जहां मैंने जो जो लिखा है उसे बोर्ड पे लिख के उसे सेव करके तब आपको दूंगा। मिलेगी आपको वो बोर्ड पीडीएफ भी, किसी इस मजबूरी में नहीं लगी, क्योंकि वो सेव नहीं हो पाई पता नहीं किस वजह से। चलिए, तो अब सीधे सवाल आता है कि भाई फेशियल एक्सप्रेशन इसमें होता क्या है? इसमें चेहरे के हाव भाव दिखाए जाते हैं कथकली में। कोई व्यक्ति अगर कथा कह रहा है तो वो जिस तरह की कथा कहेगा ना, उस तरह के एक्सप्रेशन भी तो दिखाएगा। तो याद रखना है, सवाल आता है कि कौन से नृत्य में चेहरे के हाव भाव यानी फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाए जाते हैं? तो बेटा वो कथकली में दिखाए जाते हैं, कथकली में। और सवाल एसएससी ने सीधे पूछा हुआ है, कथकली का जो थिएटर होता है उसे क्या बोलते हैं? कुट्टम पालम। कुट्टम पालम का संबंध कथकली से है, और यह कथकली का थिएटर है। सीधे सवाल पूछ रखा है, कथकली की शुरुआत कौन से ढोल को बजाने से होती है? तो केली कोट्टू ढोल को बजाने से होती है। केली कोट्टू ढोल को बजाने से कथकली की शुरुआत होती है बेटा। इसमें मुख्य मुद्राएं 24 हैं। मैंने मणिपुरी में कितनी मुद्राएं बताई थी बताओ? मणिपुरी में बेटा मैंने कितने पोस्चर बताए थे, जल्दी बताओ। मणिपुरी में क्या 64 बताए थे? 64? क्या मैंने मणिपुरी में बेटा 64 मुद्रा बताई थी? 64 पोस्चर्स, 64 पोस्चर्स बताए थे। तो वैसे ही कथकली में 24 है, कथकली में 24 है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, तो कथकली के 3 मुख्य वाद्य यंत्र है। और सवाल कैसे आता है,
इडक्का मुख्यतः किस नृत्य में? कथकली में। चिंदा कथकली में। मडालम कथकली में। और ये इडक्का ज्यादा पूछा जाता है। इडक्का का संबंध कथकली, इडक्का कथकली, चिंदा कथकली, मडालम कथकली। और कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? किसका सिंबल है? तो स्काई एलिमेंट का। जैसे मैंने ओडिशा बताया था आपको, ओडिसी। मैंने ओडिसी किसका बताया था? बताओ बेटा जल्दी। ओडिसी किसका बताया था मैंने? तो ओडिसी बताया था जल तत्व, क्योंकि जल उड़ जाता है। वाटर एलिमेंट किसका था बेटा? ओडिसी जल तत्व का प्रतीक था। वैसे ही कथकली, क्योंकि कथाएं कही जा रही हैं। और आप नाटकों में भी देखोगे भैया, ऊपर ब्रह्मा जी बादलों में घूम रहे हैं। तो कथा अगर कही जाती है तो किसके बारे में कही जाती है? आकाश की चीजों के बारे में ही तो कही जाती है। कर लो कनेक्ट भैया। कथा, इंद्र देवता घूम रहे हैं, उधर ब्रह्मा जी घूम रहे हैं, क्योंकि कथा कही जा रही है भैया ऊपर आकाश के बारे में। तो सीधे सीधे बात है, कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। यहां तक जल्दी रिवीजन करो। पूछा जाएगा कौन सा नृत्य महाभारत और रामायण पर बेस्ड है? तो बेटा ये है कथकली। कथकली विशेष रूप से पुरुषों द्वारा कौन सा केरल का डांस? कथकली। कथकली में नायक को क्या कहते हैं? हीरो को पाचा, खलनायक को कथी। कौन से नृत्य में चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन, फेशियल एक्सप्रेशंस का प्रदर्शन किया जाता है? कथकली। कथकली का जो नाट्य स्थान है, जो इसका थिएटर है, उसे क्या बोलते हैं? कुट्टम पालम बोलते हैं। कौन से नृत्य की शुरुआत केली कोट्टू नामक ड्रम यानी ढोल बजाने से होती है? तो केली कट्टू जो ढोल है या ड्रम है, वो कथकली में बजाया जाता है बेटा। कथकली में कितनी मुद्राएं हैं? 24 मुद्राएं होती हैं। इडक्का का प्रयोग कथकली में किया जाता है। कथकली कौन से तत्व का यानी एलिमेंट का प्रतीक है? तो बेटा आकाश तत्व का। अच्छा हाँ बच्चों, कल के बाद अपलोड हो जाएंगी वो क्लासेस, है ना? आप पूछ रहे थे ना नवीन सर वाली क्लासेस कब होंगी, तो कल के बाद वो अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, पिछले बार जो सर ने करवाया थी वो कल के बाद रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएंगी। चलिए, तो बेटा कथकली में भी वही भाषा है, क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं केरल का है। और केरल में मणिप्रवलम भाषा, यानी दोनों ही डांस में मणिप्रवलम है। दोनों ही डांस में मणिप्रवलम है, हाँ जी। और मणिप्रवलम मीन्स संस्कृत और मलयालम दोनों का बेटा याद रखना है। ठीक है, दोनों। अब आपको एक सवाल यहां से और बनता है कि कथकली ललित कला के कितने रूपों का संयोजन है? यानी कथकली कितनी बेटा फाइन आर्ट के कितने रूप, कितनी फॉर्म का कॉम्बिनेशन है? तो बेटा कथकली ललित कला के कितने रूपों का, यहां सवाल ऐसे आता है, कितने रूपों का संयोजन है, यानी कितनी फॉर्म्स का कॉम्बिनेशन है? तो याद रखना है ये 5। ये सवाल बहुत पूछा गया है बेटा, कितने रूपों का संयोजन, तो आप बता दोगे 5। इनसे नहीं पूछा गया कि क्या क्या है, पर यह पूछा गया है कथकली ललित कला के कितने रूपों का संयोजन है, कॉम्बिनेशन है। तो बेटा 5 रूपों का है। कितने का है? 5 रूपों का है। यहां इसे और याद करना है। चलिए, यह आपको बताइए कि भैया अलग अलग, जैसे मुझे अलग भूमिका निभानी है, मैं एक्टर बनूंगा तो मेरा चेहरा अलग रंग से पोता जाएगा। एक खलनायक बनेगा तो उसका चेहरा अलग रंग से पोता जाएगा। यानी इसमें चेहरे पे क्या करते हैं? मेकअप करते हैं बहुत सारा, और वो मेकअप भी अलग अलग रंग का होता है। किस आधार पे? जिस तरह की मैं भूमिकाएं निभा रहा हूं, जिस तरह के मैं रोल प्ले कर रहा हूं, उस तरह का ही मेकअप होता है बेटा। ठीक है, चलिए, और सीधे सीधे फिर सवाल आएगा भैया कितने प्रकार का मेकअप होता है? यानी वेशम, श्रृंगार या वेशम, श्रृंगार या वेशम, यानी मेकअप या वेशम कितने प्रकार का होता है? तो 5 प्रकार का होता है। और अलग अलग रंग का श्रृंगार अलग अलग चीजों को दिखाता है, अलग अलग चीजों को दिखाता है, अलग अलग रंगों का प्रयोग बेटा। ठीक है, चलिए, अब सीधे वैसे सवाल आए नहीं है, पर 1-2 बार पढ़ के जाना बेटा। हरा रंग कुलीनता या देवत्व या सद्गुण को रिप्रेजेंट करता है, बस एक बार। नाक की बगल में अगर लाल धब्बा है तो मतलब राजसी गौरव। ठीक है, ये क्या है? रॉयल प्राइड, रॉयल प्राइड। काले रंग का उपयोग देखो बुराई या दुष्टता, यानी इविल
या विकेडनेस। इविल या विकेडनेस को क्या करेगा बेटा, इंडिकेट करेगा काला रंग। और पीला रंग संत और महिलाओं के लिए, तो याद रखना पीला रंग, तो भैया संत तो पहनते भी हैं पीला रंग, है ना। प्रेमानंद जी महाराज भी क्या पहनते हैं, पीले रंग के ही तो कपड़े पहनते हैं वो। तो पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए। तो चारों देखो, हरा रंग बेटा नोबिलिटी के लिए, डिविनिटी के लिए, वर्च्यू के लिए। नाक की बगल में लाल धब्बे होंगे तो रॉयल प्राइड यानी राजसी गौरव। काले रंग का यूज है तो बेटा बुराई और दुष्टता यानी इविल और विकेडनेस को रिप्रेजेंट करेगा। और पीला रंग बेटा संतों और महिलाओं को, संतों और महिलाओं को। और पूरी तरह से लाल रंग है तो बुराई है ये भी, पूरी तरह से, कि भैया पूरी तरह लाल, लाल रंग ये भी बुराई को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करने वाला है बेटा। हाँ, यहां से सवाल बना है बेटा, यहां से मैं सवाल देखा है मैंने, ये कौन से एग्जाम में था ये तो मुझे याद नहीं है। उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को, यानी ऐसे लोगों की जिनकी हायर कॉन्शियसनेस है, हायर कॉन्शियसनेस है बेटा, जो जिनकी हायर यानी ऊंचे लेवल की क्या है बेटा, चेतना है, तो उनको इंडिकेट करती है सफेद दाढ़ी। और यहां से इतने ही सवाल बेटा आते हैं, लेकिन जो बार बार आए गए हैं मैंने इसका एक थोड़ा सा जिस्ट बनाया है। आप मुझे बताना इनमें से आपको कितने याद थे अगर मैं पूछता तो। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो महाभारत, रामायण या भारत के अन्य जो महान ग्रंथ हैं, ग्रेट जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं बेटा, उनकी कहानी को दर्शाने के लिए किया जाता है? तो यह है कथकली, हम अभी बता रहे थे। पंचम वेद के नाम से किसको जाना जाता है? तो नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र। सबसे पहले नृत्य किसने किया? तो यह माना जाता है बेटा लॉर्ड शिवा ने, यानी भगवान शिव ने। और कौन सी? तो नटराज मुद्रा और तांडव का संबंध भी किनसे है? उन्हीं से है। नटराज मुद्रा और तांडव का संबंध भगवान शिव से है। सबसे प्राचीन नृत्य पूछा जाता तो आप क्या जवाब देते? क्या भरतनाट्यम देते? सबसे नया पूछा जाता तो आप क्या जवाब देते? क्या सत्रिया पूछा जाता? सत्रिया बेटा। सत्रिया के आपसे संस्थापक पूछे जाते तो क्या आप श्रीमंत शंकर देव को फाउंडर बताते? बेटा दो शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित राज्य अगर पूछा जाता तो क्या आप केरल को बता देते? ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा था, इसे देख लो। पहली शास्त्रीय नर्तकी यानी पहली क्लासिकल डांसर जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुई, और ये एसएससी में पूछ रखा है पहले, तो वो कौन है बेटा? रुक्मणी देवी अरुणडेल। रुक्मणी देवी अरुणडेल पहली ऐसी क्लासिकल डांसर है जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुई। आप में से कितने बच्चे मुझे बताएंगे, मेरे छोटे भाई बहन कितने बताएंगे, राष्ट्रपति कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में? इस तरह से राष्ट्रपति कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं? जल्दी बताओ, कितने लोगों को नामित कर सकते हैं? को नामित कर सकते हैं, बताओ। ये आपसे मेरा सवाल है, कितने लोगों को नामित कर सकते हैं? तो ये आपको बताना है। चलिए, बहुत शानदार बेटा, 12 12 12 12 12, हाँ जी, 12 ही लोगों को वो नॉमिनेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही शानदार। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध बहुत बार पूछा जाएगा बेटा, तो याद करेंगे हम भैया, जहां मैनी मिनी छोटी छोटी कृष्णमूर्ति मिलती हैं वो भारत है। और भैया कभी कभी हम कृष्ण मूर्तियों को कच्ची पूड़ी भी खिला देते हैं, अच्छी तरह बनाते नहीं है, कृष्ण जी की मूर्ति को खिला देते हैं, ठीक है। चलिए, और पुस्तकें यानी वो बुक्स जिनमें हम भरतनाट्यम के बारे में, जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो दो बुक्स महत्वपूर्ण हैं, शिल्पादिकारम और अभिनय दर्पण। शिल्पादिकारम और अभिनय दर्पण। तो ये 4 पॉइंट तो नए हैं। इन 7 में से आपने कितनों का जवाब सही दिया, ये मुझे बता दीजिए, ये मुझे बता दीजिए। चलिए, इसका कल रिवीजन करना है। कल रिवीजन करोगे इसका? बताओ कौन कौन मुझे प्रॉमिस करता है कि कल मैं इसका रिवीजन करके ही आऊंगा। चलिए, 6, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा, मतलब आपने 6 से पढ़ा है, आपने बेहतरीन ढंग से। 5 भी जिसके हैं वो भी ठीक है, यानी उन्होंने सही से कल भी चैप्टर पढ़ा है और आज भी पढ़ा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2-3 दिन ही हम आपसे ऐसी ज्यादा बातें करेंगे कि जब आपको एक हमें राहत दिखानी है कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है।
फिर आपको साथ में खुद भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा, ठीक है। और ये 3-4 दिन जो भी आप गलतियां कर सकते हैं उस पर हम खूब फोकस रखेंगे पढ़ाने के साथ साथ। हो सकता है कभी आपको ये भी लगे अरे यार बातें ही बहुत सारी कर दी, पर हमें पता है कि पहली बार जब हमें साइकिल सीखनी होती है ना तो हमें तब ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, हमेशा थोड़ी वो एफर्ट लगाने हैं। फिर तो हम कुछ भी करते हुए साइकिल चला लेते हैं। तो हमें पहले एक बार रास्ते पे पड़ना है। अब यह है यूनेस्को से मान्यता प्राप्त भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। आपने बहुत बार सुना होगा कि भैया लाल किला क्या है, यूनेस्को का धरोहर स्थल है, विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसका मतलब यूनेस्को कुछ जगहों को पूरे विश्व की धरोहर डिक्लेयर करती है हर देश में, और भारत में भी ऐसी कुछ साइट है, जैसे लाल किला है, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, ठीक है। तो इस तरह की पुराना किला, ये आगरा का किला है, ये सब चीजें हैं। पर यूनेस्को एक और चीज भी डिक्लेयर करती है, और वो क्या है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। यानी यूनेस्को की एक और लिस्ट बनी हुई है, उस लिस्ट में यूनेस्को बताती है, यूनेस्को नाम की संस्था के भाई ऐसी भी कुछ हमारी विरासतें हैं जो हमें बड़े बूढ़े दे गए, जो हमारी पिछली पीढ़ी हमको दे गई। वो बेशक देखो किसी को घर में क्या मिलता है, आपने देखा होगा कि मम्मी ये साड़ी किसने दी थी, कि बेटा तेरी दादी ने दी है, दादी की विरासत। पिताजी को खेत मिला है, दादाजी की विरासत। पिताजी को जमीन मिली है, घर मिला है, दादाजी की विरासत। पर कभी कभी आपने देखा होगा ना, अरे भाई ये लड़का तो अपने दादा पे गया है, कैसे, कि भैया इसके दादा भी बड़े अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे विचारों वाले, सच बोलने वाले, सद्गुणी, और ये भी। तो मतलब विरासत वहां भी मिली है, पर वो संपत्ति जैसी नहीं है, वो ऐसी नहीं है जो सामने हर वक्त दिखती रहे, वो महसूस करने वाली चीज है। वो लोगों को महसूस होती है कि हाँ भाई ये तो अपने दादा से विरासत में मिली ऐसे चीजें। तो वैसे ही कुछ चीजें जो हमें विरासत में पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रही हैं, उनको हम इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं बेटा। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, यानी ऐसी जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, जो सदियों से हमारी संस्कृति में फल रही हैं, फूल रही हैं, जिनका विकास हो रहा है। और ऐसी जो विरासतें हैं हम उनको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बोलते हैं। उन्हें हम छू तो नहीं सकते, उन्हें हम महसूस करते हैं, और वो अलग अलग मौकों पे हमें देखने को भी, उनका प्रदर्शन का भी मौका मिलता है। तो ऐसी ध्यान रखना है। वर्तमान में सबसे पहले सवाल आएगा, 16 हैं, अभी लेटेस्ट दिसंबर में ही 16वीं हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम तक ये बढ़ेगी। अब पिछली बार जब आपको नवीन सर के नोट्स में 15 दिखेगी, तो वहां पे ये एक और जोड़ लेनी है, जो मैं आज 16वीं बताऊंगा। या आपने नोट्स बना रखे हो पिछले ही बैच से, तो ये एक और जोड़ लेनी है बेटा। अब ये 16 हो गई हैं, ठीक है। जब सर ने पढ़ाया होगा तो 15 पढ़ाया होगा, क्योंकि उस टाइम 15 थी, क्योंकि ये अभी जुड़ी है दिसंबर 2025 में। यूनेस्को की एक कमेटी है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज पर एक यूनेस्को की कमेटी है, और यह कमेटी हर साल बैठक करती है और देखती है कि दुनिया में क्या कोई ऐसी चीज और आई नजर में जिसको हम पूरे विश्व की विरासत घोषित कर सकते हैं। वो देखने के बाद बेटा फिर ये डिसीजन लेती है। तो ऐसे ही जब ये बैठे थे इस बार, तो इन्होंने हमारी दीपावली को बेटा विश्व के लिए अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की कैटेगरी में मान लिया है, शामिल कर लिया है। तो अब जो हमारी ये 16वीं जी आई है ना, 16वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत आई है, जो 16वीं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज आई है, वो बेटा दीपावली है ना। और ये पूछा जाएगा। अब ये 16 आपसे पूछी जाती हैं अलग अलग तरीके से। कैसे पूछी जाती हैं? देखो, सबसे पहले 2008 में तो हमारी कोई भी चीज अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सबसे पहले किस वर्ष शामिल हुई, यह पूछा जाता है पहले। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले ध्यान रखना है, 2008 में ऐसा मौका आया जब हमारी 3 चीजों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या कर दिया बेटा, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित कर दिया गया। और वो क्या क्या है? तो देखो, वैदिक जप की परंपरा,
हमारे यहाँ किसी भी मौके पे जो हम मंत्रोच्चारण करते हैं, चाहे कोई कथा हो रही हो, हवन हो रहा हो, तो इसको, ये है हमारे यहाँ वैदिक जप की परंपरा, वेदों से जुड़ी हुई जप की परंपरा, यानी कि पूजा की परंपरा। जैसे वेदों में पूजा की क्या पद्धति बताई गई है भैया? मंत्रों के माध्यम से हम ईश्वर को, देवताओं को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो मंत्रों के माध्यम से। तो ये वैदिक जप की जो परंपरा है वो 2008 में जुड़ी। उसी साल आपने देखा होगा दशहरा के अवसर पर जगह जगह रामलीलाएं होती हैं। और वो रामलीला है क्या? उन रामलीलाओं में बेटा रामायण जो है वो दिखाने की कोशिश की जाती है। रामायण ही तो डिस्प्ले होती है हमारी, उसमें इसका डिस्प्ले होता है रामायण का। तो याद रखना, इसी साल जो रामलीला है उसको भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया गया। और बेटा इन दो के अलावा संस्कृत का एक थिएटर है कुटियाट्टम, संस्कृत का थिएटर है कुटियाट्टम, इसको भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज घोषित किया गया। तो 3 चीजें हमारी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बनी 2008 में। और सवाल बनेगा इनमें से कौन सी 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित नहीं हुई थी? और आपको यह बताना है बेटा कि जी 2008 में ये 3 होंगे, एक चौथा और दे जाएगा, तो चौथे वाले को बताना है ये नहीं हुई थी। क्योंकि वैदिक जप की परंपरा 2008, रामलीला 2008, कुटियाट्टम जो कि एक संस्कृत का थिएटर है 2008। तो ये चीजें तो हुई हैं 2008 में। फिर रम्माण है बेटा, ये गढ़वाल हिमालय में चलता है रम्माण धार्मिक त्योहार। रम्माण, तो रम्माण का संबंध किससे हो जाएगा फिर? गढ़वाल क्षेत्र से। तो याद रखना है ये 2009 में शामिल किया गया है। और फिर पूछा जाता है बेटा 2010 की 2 चीजें सबसे ज्यादा। 2010 में हमारी 3 चीजें फिर से शामिल होंगी। पहला तो है मुदियेट्टू, जो केरल में नृत्य नाटक है, यानी ड्रामा भी चलता है, डांस भी चलता है। मुदियेट्टू केरल का है। कहां का है? केरल का। ये सीधे सीधे भी सवाल आता है क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी राज्य से है बेटा। तो मुदियेट्टू का संबंध केरल से है। और 2010 में ये प्लस कालबेलिया, कालबेलिया में भी क्या होता है बेटा? डांस भी होता है और वहां पे भी क्या होता है? लोकगीत भी गाए जाते हैं, प्लस कालबेलिया। और एक चीज मैंने कल पढ़ाई थी आपको, जब मैं छऊ को पढ़ा रहा था बेटा, तो वो भी मैंने बताया था 2010 में ही शामिल हुई। तो ये 3 चीजें जो हैं शामिल हुई हैं 2010 में। तो हमने देखा कब बेटा? 2008 में हमारी 3 चीजें शामिल हुई हैं। कौन कौन सी हैं वो? कौन कौन सी 3 हैं? जल्दी बताओ मेरे साथ। क्या वैदिक जप की परंपरा है? क्या रामलीला है? क्या कुटियाट्टम है? क्या कुटियाट्टम एक संस्कृत का थिएटर है? हां बेटा। 2009 में क्या एक ही चीज शामिल हुई? रम्माण। 2009 में रम्माण, इनका साल पूछा जाता है बेटा कौन सी कब हुई है, तो 2009 में केवल एक ही चीज रम्माण। 2010 में बेटा 3 चीजें फिर से आ गई। कौन कौन सी 3 है मेरे साथ बोलो? मुदियेट्टू, 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 मुदियेट्टू है या नहीं है बताओ, देख लो। तो याद रखना है बेटा मुदियेट्टू, कालबेलिया, छऊ, मुदियेट्टू, कालबेलिया, छऊ, मुदियेट्टू, कालबेलिया, छऊ। और ये सारी चीजें आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए क्योंकि ये इसी तरह से पूछी जाती हैं। अब सीधे पूछा जाएगा लद्दाख का बौद्ध जप। देखो बेटा लद्दाख में बौद्ध जप होता है, बौद्ध लोग जो जप करते हैं, जैसे हमने देखा था वेदों में जो मंत्रोच्चार किया जाता है। तो लद्दाख का जो बौद्ध जप है वो 2012 में शामिल हुआ है। तो 2010 के बाद सीधा 2012 में आओगे बेटा, और ये लद्दाख का बौद्ध जप जो है इसमें शामिल हुआ है। फिर संकीर्तन। अच्छा सर, संकीर्तन तो हमने कल देखा था कि तो मणिपुरी नृत्य का ही एक हिस्सा है। संकीर्तन बेटा ध्यान रखना है जिसमें ड्रम बजाया जाता है, मणिपुर का डांस होता है। तो मैंने बताया था 3 जो भैया मणिपुरी डांस की जो 3 स्टाइल हैं उनमें एक संकीर्तन है, दूसरा लाई हरोबा है, तीसरा रास लीला है। तो ये जो संकीर्तन जो मणिपुरी नृत्य का ही एक हिस्सा है बेटा, इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड
जो सॉरी यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में शामिल किया गया है। तो 2013 में भी क्या है, 1 है, 2013 में 1। अब इसके बारे में थोड़ा अलग से भी पूछ लेता है सवाल, देखो ये छऊ के बारे में कि इनमें से कौन सा एक ट्राइबल, बेटा ट्राइबल वारफेयर डांस है, यानी कि जो केवल डांस नहीं है, जो युद्ध कला भी है एक अपने आपे में, युद्ध कला। तो छऊ बेटा एक क्या है, या इसे अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कह सकते हैं, या इसे मार्शल टाइप का डांस भी, यानी ये खुद भी एक लड़ाई वाला डांस है, ठीक है। तो ट्राइबल वारफेयर आर्ट है ये छऊ जो है, यानी कि इसमें मिक्सचर है डांस का और मार्शल आर्ट का, ये केवल डांस नहीं है। तो इनमें कौन, नृत्य और युद्ध कला दोनों का एक मिश्रण है, यानी जो मिक्सचर है बेटा डांस और मार्शल आर्ट का। तो ध्यान रखना है बेटा, ये यहां ये भी यूज हो सकता है, इट इज ए ट्राइबल मार्शल आर्ट, ठीक है। चलिए, तीनों जगह मैंने कल भी बताया था, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ, झारखंड में भैया सरायकेला छऊ, और पश्चिम बंगाल में भी बेटा मैंने बताया था आपको, तो पश्चिम बंगाल में जो है वो है पुरुलिया छऊ, क्योंकि बंगला लेना है तो पूरा ही लेना है, बंगला लेना है तो पूरा, ठीक है, बंगला लेना है तो पूरा। और फिर मैंने ये भी बताया था कि मयूरभंज छऊ के अलावा दोनों में मास्क का यूज होता है, मास्क का। वैसे भी भैया मयूर इतना सुंदर है, उसे मास्क लगाने की जरूरत नहीं है ना। बाकी जो 2 लोग हैं, लगाओ मत लगाओ उनकी मर्जी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जंडियाला गुरु के ठटेरे, इसमें क्या होता है, बड़े बड़े पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं और ठटेरे द्वारा बनाए जाते हैं। पहले आप कहते थे ना ठटेरा, हिंदी में पढ़ा हो जिसने, कि हिंदी में ठे से ठटेरा बताया करते थे, जो ठोक पीट के बर्तन बनाते हैं ना। तो जंडियाला गुरु के ठटेरे यानी पंजाब में पीतल वगैरह के बर्तन बनाने की कला है, ठीक है। और वो 2014 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया। फिर योग पूछा जाता है बेटा बहुत, योग को कब शामिल किया गया इसमें, योग को 2016 में शामिल किया गया। और फिर पारसियों का उत्सव है बेटा नवरोज, इसको भी 2016 में शामिल किया गया है, 2016 में ही शामिल किया गया है बेटा, ठीक है। चलिए, नवरोज के बारे में 2-3 फैक्ट आपको पता होने चाहिए। किसका नववर्ष है, तो जो पारसी हैं उनका न्यू ईयर है बेटा। जो पारसी लोग हैं वो पर्यावरण के प्रति जो अपनी रिस्पेक्ट दिखा देते हैं, जो अपना रिस्पेक्ट का दिखाने का काम करते हैं, तो वो इस त्योहार पे करते हैं बेटा, ठीक है। और याद रखना है, इसमें एक सवाल पूछा गया है कि कौन से उत्सव के दौरान पानी के कटोरे में गोल्ड फिश रखने की परंपरा है, यानी एक ट्रेडिशन है क्या गोल्ड फिश रखने का इन ए बॉल ऑफ वाटर, ठीक है। तो इन ए बॉल ऑफ वाटर याद रखना है, ये हम नवरोज उत्सव में ही करते हैं। तो पानी के कटोरे में यानी बॉल ऑफ वाटर में क्या रखते हैं हम, गोल्ड फिश रखते हैं बेटा नवरोज उत्सव के दौरान। पारसियों का नववर्ष है और पर्यावरण के प्रति पारसी लोगों के सम्मान को प्रदर्शित करता है, ठीक है। कुंभ मेले के बारे में पूछा जाएगा सीधे सीधे बेटा, 2017 में शामिल हुआ। कलकत्ता की दुर्गा पूजा 2021 में शामिल हुआ। गुजरात का गरबा डांस 2023 में शामिल हुआ। और बेटा याद रखना है, गुजरात का गरबा जो है 2023 में शामिल हुआ है। कुंभ मेला 2017 में। अब कुंभ आपको पता होना चाहिए कितनी जगह पे होता है, 4। प्रयागराज यूपी में है। हरिद्वार बेटा कहां पे है, तो हरिद्वार है यूके उत्तराखंड। नासिक कहां पे बेटा, महाराष्ट्र में है। और उज्जैन कहां पे है, एमपी। तो इन 4 जगह पे होता है, पर ध्यान रखना इनको नासिक और उज्जैन में सिंहस्थ के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से, सिंहस्थ के नाम से भी जाना जाता है। और यह सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। एक बार यहां तक दोबारा देखो जरा, तो हमने देख लिया था, हमने यहां तक देखा बेटा छऊ 2010 में शामिल हुआ है। छऊ के अलावा कालबेलिया भी 2010 में, इनका साल दोनों का पूछ रखा है एसएससी ने। और बेटा मुदियेट्टू जो है वो भी ध्यान रखना है 2010 में ही शामिल हुआ है, मुदियेट्टू भी 2010 में। जंडियाला गुरु के ठटेरे जो हैं, यानी पंजाब की जो बर्तन बनाने की एक ट्रेडिशनल क्या है बेटा, जो ट्रेडिशन है बर्तन बनाने का पंजाब का, तो वो 2014।
योगा 16 में, नवरोज 16 में। याद रखना, अरे भैया 16 सो मत यार, अरे सो मत यार, तू तो सोता ही रहे, नवरोज रोज योगा कर लिया कर। अरे तू तो सोता ही रहे यार, सोता मत रहे, तू रोज योग कर लिया कर। तो योग और नवरोज दोनों ही 2016 में। 17 में कुंभ याद कर लेना, 17 के बाद 21 में दुर्गा पूजा याद कर लेना, 21 के बाद 23 में गरबा डांस गुजरात का याद कर लेना, और बेटा फिर सीधे सीधे हम 25 में आ जाएंगे दीपावली पे। 25 में कहां आ जाएंगे? दीपावली पे। ये 16वीं है। सवाल पूछा जाएगा, अभी हाल ही में बेटा यूनेस्को की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कमेटी है उसकी बैठक कहां हुई? यह सवाल पूछा जाएगा। इसकी बैठक जो है ना, कॉन्फ्रेंस कह सकते हो, बैठक कहां पे हुई है, और ये कौन सा सेशन था, इसका कौन सा सत्र था? ये दो सवाल आपके यहां से बन सकते हैं। कौन सा सत्र था, कौन सा सेशन था ये इसका, अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों का? तो बेटा ये 20वां सेशन था। नई दिल्ली में बैठक हुई है, नई दिल्ली में। सवाल कैसे पूछे जाएंगे? देखो, एक सवाल कैसे पूछा जाता है इसमें, आप डांस पढ़ोगे दुनिया भर के, कि इनमें से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों में शामिल नहीं है? आप बताना। मैं बता रहा हूं, ए कालबेलिया, बी छऊ, सी गरबा, डी डांडिया। आपको बताना है, आपको बताना है बेटा, ठीक है। चलिए, तो ये बताना है आपको। अब ये खाली स्थान भरेंगे उसके बाद लास्ट के 2 मिनट में, लास्ट के 2 मिनट में एक खाली स्थान, ताकि आपकी एक एक्सरसाइज दिमाग को भी करने का मौका मिले। बताओ कौन सा है? डी डांडिया। गरबा तो है बेटा, गरबा तो है, डांडिया नहीं है। डी डांडिया नहीं है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया बेटा। 1-2 बच्चे के अलावा बाकी सबका ऑप्शन है डी डी डी। समझ गए आप? मतलब आपको कॉन्सेप्ट आ गई है समझ में कि किस तरह के सवाल यहां से बनते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसे कहेगा, इनमें से कौन सा शामिल है? नंबर 1 कालबेलिया, नंबर 2 डांडिया, नंबर 3 पांडवानी, और नंबर 4 पे दे देगा कोई भी और डांस। तो तब वहां पे आपको जो एक है वो चुनना पड़ेगा। मतलब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? तो देखो, मेरे संग संग भरने की कोशिश करना बेटा। मैं कह रहा हूं कि ये 3 पहले ही साल में भैया, वैदिक जप की परंपरा 2008, रामलीला 2008, कुटियाट्टम जो कि संस्कृत थिएटर है 2008, रम्माण बेटा क्या 2009 में, रम्माण 2009 में, रम्माण 2009 में, तो हां जी रम्माण 2009 में। मुदियट्टू बेटा 2010, कालबेलिया 2010, छऊ 2010, कालबेलिया 2010, मुदियट्टू 2010, छऊ 2010, कालबेलिया 2010, मुदियट्टू 2010, और बेटा लद्दाख का बौद्ध जप क्या 2012 में, लद्दाख का बौद्ध जप क्या 2012 में, जंडियाला गुरु के ठठेरे क्या 2014 में, क्या योग करना है सोना नहीं है 16, नवरोज 16, योग 16, नवरोज 16, योग 16, नवरोज 16 बेटा। और संकीर्तन याद रखना है, संकीर्तन क्या 13 में, क्या संकीर्तन 13 में, क्या संकीर्तन 13 में बेटा, क्या संकीर्तन 13 में, तो संकीर्तन 13 में है। जंडियाला गुरु के ठठेरे 14 में है बेटा। योग और नवरोज हो जाएगा 2000 कब, तो 2016 में, ठीक है 2016 में। जल्दी देखो, क्या कुंभ मेला बेटा 2017, क्या गरबा 23, कुंभ मेला 17, दीपावली 25, दुर्गा पूजा 21, और 21 कभी कभी कंफ्यूज हो गया आप। देखो, मैं भी हो जाता था, मैं भी 21 में के गरबा है या दुर्गा पूजा है, गरबा है दुर्गा पूजा, तो भैया दुर्गा जी की पूजा हो रही है तो 21 रुपया चढ़ाओगे तुम, या 23? दुर्गा जी की पूजा हो रही है किसी पंडाल में और तुम्हें जाना है वहां क्या लेने के लिए, आरती, तो 21 रुपया चढ़ाओगे या 23? कभी जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा अगर आप कभी भी मेले में गए हो। तो कुंभ मेला 17 बेटा, कुंभ मेला ध्यान रखना है 2017। कलकत्ता में दुर्गा पूजा तो भैया 21 रुपये चढ़ाएंगे, गरबा 23, गरबा 23, और दीपावली बेटा 2025 में, दीपावली 2025 में। और ये मैं आपको खाली छोड़ के जा रहा हूं, ये वाली आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये होमवर्क भी मान सकते हो मेरे शेरों, तो आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, या होमवर्क।
और आप है ना इसे 20-25 दिन में एक बार कर ही लिया करना, ये होमवर्क मान सकते हो। देखो, मैं फिर कल वाली बात एक बार फिर से दोहराऊंगा कि अपने दिमाग को रोज कहना है हमें, हाँ मैं चीजों को कर सकता हूं। हमारे पास दूसरा कोई कहे उसे तो देने के लिए जवाब होता है, लेकिन जब हम खुद की दिमाग को फीड कर लेंगे तो फिर कोई रिजल्ट हमारा पॉजिटिव नहीं आएगा, अगर हमने खुद के दिमाग को नेगेटिव फीड करना शुरू कर लिया। और बेटा हर आदमी में मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। मैं 2009 में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हुआ था, 2009 में 8 की भर्ती थी, 9 में, और 10 में याद रखना है, 10 में फिर एक और भी लड़का था, वो भी कांस्टेबल भर्ती हुआ। 2010 में हमने तैयारी की, मैं भी एसआई हो गया था, वो भी एसआई हो गया था दिल्ली में। 2012 में सीजीएल दिया, नौकरी करते करते वो चेन्नई में इंस्पेक्टर बन गया, और मेरी उस टाइम पे नॉन इंटरव्यू एक इनकम टैक्स में अकाउंटेंट की जॉब है वो लगी थी, और वो कहाँ मेरा हो गया था बेटा, वहां पे अमृतसर में। तो मैं लेकिन गया नहीं क्योंकि मुझे दिल्ली रहना था। फिर 2013 का सीजीएल दिया, मेरा सीएसएस में हो गया, और उनका इनकम टैक्स में दिल्ली आ गए, मतलब पहले चेन्नई गए थे फिर दिल्ली आ गए। अब बेटा 2000 उसके बाद फिर मैंने बच्चों को पहले ऑफलाइन कैसे पढ़ाना शुरू कर दिया, तो एक आध बार दिया सिविल्स भी, लेकिन मैं नौकरी में थोड़ा सा एंगेज हो गया, मेरा टाइम थोड़ा सा कम चला गया। और वो जो मित्र हैं मेरे, उन्होंने फिर से तैयारी की, और 2015 बैच में वो आईपीएस बन गए। कांस्टेबल थे वो, कांस्टेबल, 2015 में आईपीएस। और कैसे गए देखो, सीढ़ी दर सीढ़ी। तो मतलब हम सब वो काम कर सकते हैं जो हम अपने दिमाग को फीड कर सकते हैं, कोई भी काम बड़ा नहीं है। अगर उनमें पहले से ही भरोसा होता कि मैं भाई आईपीएस ही लायक हूं, तो शायद वो सिपाही की नौकरी भर